नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। सर, जो तमाशा राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में किया, वैसे तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर देते हैं। लेकिन शायद पहली बार जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद एक स्टर्न एक्शन उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ने लिया है। जब तक माफी नहीं मांगेंगे, राहुल की लोकसभा में बोलती बंद ही रहेगी। ये एक्चुअल में हैबिचुअल जो कहते हैं ना कि आदतन अपराधी हैं, झूठ बोलने के आदतन अपराधी हैं। कहाँ कहाँ तक इनके झूठ गिनाए जाएं। चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर की जमीन कब्जा ली थी और हमारे सैनिक पीटे थे डोकलाम में और पूर्वी लद्दाख में। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे ये लोग। एयर स्ट्राइक में कह रहे थे कि वहां तो 2-4 कौवे मरे हैं, एक आध पेड़ गिरा है और कुछ भी नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया भारत की ताकत को सैल्यूट कर रही थी। उस समय ये कह रहे थे कि मोदी जी बताएं कितने राफेल गिरे हैं। झूठ की तो कोई इंतहा नहीं है ना। तो ये इतने झूठ बोल चुके, चौकीदार चोर, राफेल डील में सौदे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो चौकीदार को चोर मान लिया है। ये झूठ बोला था इन्होंने। बाद में सुप्रीम कोर्ट में 3 बार हलफनामा देना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, आरएसएस और बीजेपी वालों से माफी नहीं मांगूंगा। देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री आरएसएस का नहीं होता है, बीजेपी का नहीं होता है, देश का होता है। इस देश की 140-45 करोड़ जनता का होता है। कौन सी संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं ये? इनको तो लगता है ना कि हम तो ऐसे खानदान से हैं कि हमें जरूरत क्या है किसी का सम्मान करने की। और ये जो संवैधानिक संस्थाओं को डिक्लाइन करने का, उनकी जो मान्यता थी, उनकी जो साख थी, वो गिराने का काम किसने शुरू किया था? इनकी दादी ने किया था। गवर्नर, मुख्यमंत्री उनके दफ्तर के बाहर घंटों घंटों बैठ करके प्रतीक्षा करते थे उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ वो ऐतिहासिक जजमेंट सुनाया जिसमें रायबरेली की सीट को वैकेंट कर दिया गया और उनको अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनकी प्रधानमंत्री पद से छुट्टी की नौबत आ गई, तो उन्होंने 25 जून 1975 को देश पर इमरजेंसी थोप दी। तो इनके खानदान के कारनामे क्या हैं ये तो सब पूरा देश जानता है। तो ये अगर वहां खड़े होकर के इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि मेरे सामने गृह मंत्री ने आदेश दिए पुलिस को गोली चलाने के। अंजू जी, ये 66 में संसद के पास प्रदर्शन कर रहे साधु संतों पर गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? निहत्थे साधुओं पर गोली चलाने के आदेश किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुए थे? इंदिरा गांधी के। सिखों का कत्लेआम किसके टाइम में हुआ था? कांग्रेस, राजीव गांधी के, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सेना को भेजा गया था स्वर्ण मंदिर में। हरमंदिर साहब, अकाल तख्त सब ढह गए थे, कुरूप हो गए थे। और आज ये पैलेट गन की बात कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का खुल करके इस्तेमाल होता था। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके समर्थकों की जानकारी के लिए भी, ये मिनिमम एक्शन माना जाता है पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। आंसू गैस का गोला छोड़ना, लाठीचार्ज करना, भीड़ को तितर बितर करने के लिए और अराजक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाने से पहले पैलेट गन का इस्तेमाल करना। क्योंकि पैलेट गन से कोई किसी की मौत नहीं होती है, आमतौर पर तो नहीं होती है।
बहुत ही ज्यादा छर्रे वैसे रबड़ की होती है ना, तो रबर के छल्ले अगर छोड़ी जा रही है तो उससे मौत नहीं होती है, उसको आप अस्पताल ले जाइए, उसका उपचार कराइए, वो ठीक हो जाएगा। एक ऐसा मॉब जो पुलिस वालों पर अटैक कर रहा था, जिसने बैरिकेड तोड़ दिए थे, जिस पर आंसू गैस का कोई असर नहीं दिख रहा था और वो तेजी से संसद की तरफ बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए और कौन सा उपाय होता है? देखिए, जो सुरक्षा कर्मी इनके पूरे परिवार को संरक्षण देता रहा, सुरक्षा देता रहा, बचाता रहा इनकी जान, आप उन्हीं सुरक्षा कर्मियों को गाली गलौज देने पर आमादा हैं, उन पर आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। और ये सज्जन देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनकी माताजी इनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। उनको लगता है कि जब इनके परनाना, जब इनकी दादी, जब इनके पिताजी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और तीनों ही कैसे प्रधानमंत्री बने हैं, इसकी भी गाथा अगर मैं सुनाने बैठ जाऊं तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। और ये कौन सा राजनीति के विद्वान हैं, या इन्होंने कौन सा संघर्ष किया है नीचे से, इन्होंने गरीब आदमी की दुख तकलीफें कितनी देखी हैं करीब से, क्योंकि तो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए। जितने खानदानी चश्मो चराग इस समय दिखाई देते हैं और जो बदजुबानी भी करते हुए दिखाई देते हैं, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, अभिषेक बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, ये सारे ही बदजुबान हैं, सारे अहंकार से भरे हुए हैं जी। तो राहुल गांधी अगर इस तरह की बातें करते हैं संसद में खड़े होकर के, और संसद के बाहर भी फिर प्रेजेंटेशन दिया और अमित शाह को निशाना बनाया, तो इनकी जो परेशानी है, इनकी जो हताशा, निराशा और कुंठा है, वो समझ में आती है। एक पैटर्न देखने को मिलता है, जब भी उनको किसी मुद्दे पर डिबेट में हिस्सा लेना होता है, उस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, पूरे मुद्दे को डिरेल कर देते हैं, कहानियां सुनाने लगते हैं। आप सोचिए ना, आज भी क्या कहानी सुना रहे थे इडियट की, एक लड़की ने ऐसा कहा, अंधभक्त, ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? पूरा मुद्दा उन्होंने डिरेल कर दिया। और फिर जो बातें उनको संसद में कहनी चाहिए, उनको बाहर आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं। तो जहां के ये सांसद हैं, वहां के लोगों ने इनको सड़क पर बातें करने के लिए चुना है या संसद में अपनी बातें रखने के लिए चुना है? ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं है कि इनका कुल मिलाकर के राजनीतिक चरित्र और अप्रोच कैसी है, लोगों को पता है। और फिर भी अगर चुना है तो फिर झेलें। अब 56 साल की उम्र में किसी के सींग निकल आएंगे तो मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई चमत्कार होगा या कोई अक्ल आएगी। और इनकी जगह कोई भी होता, अगर जनता ने 100 बार ठुकराया है उसको और वो फिर भी जिद पे अड़ा हुआ है, फिर भी वो अपने बालों को झटकता है, बाहां चढ़ाता है, हाफ टी शर्ट की भी डोले सोले दिखाता है, और जब इच्छा होती है जब विदेश जाता है, जब इच्छा होती है पार्लियामेंट जाता है, जब इच्छा होती है पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण देता है, तो भाई ऐसा मदमस्त लाइफ किसको मिलती है? पार्टी में कोई जवाबदारी तय करने वाला ही नहीं है, कोई पूछने ही वाला नहीं है कि भैया कितने और लोकसभा चुनाव हारोगे या और कितने विधानसभा चुनाव हारोगे, जब आपको गैरत आएगी, शर्म आएगी और आप ये पोजीशन छोड़ करके अलग खड़े हो जाओगे कि भाई किसी और को देख लो, अब मेरे बस का तो है नहीं। क्योंकि इनको सीरियस पॉलिटिक्स करनी ही नहीं आती और करने की इच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब अपनी माँ के गर्भ से सीख करके आते हैं, सब यहीं सीखते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको कौन सिखा सकता है? आप तो ऐसे खानदान से जहां 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं, और जिस खानदान के यहाँ प्रधानमंत्री बगल में फाइल दबा करके पहुंचते रहे हैं कि मैडम ये कर दूं क्या। तो जो कुछ देश पहले देखता रहा इनके बारे में, उससे कुछ भी अलग इस समय नहीं देख रहा है।
ये कौन होते हैं सर ये सवाल उठाने वाले कि अमित शाह संसद में क्यों नहीं आ रहे, लोकसभा में क्यों नहीं आ रहे? ये तो वो है जो संसद का सत्र चल रहा होता था, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा होता था और ये विदेश चले जाते थे। इनकी खुद की अटेंडेंस कितनी है जो केंद्रीय गृह मंत्री से पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए सदन में? देखिए, इनका गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके साथ साथ भारत की जनता पर है। भारत की जनता पर इसलिए है कि वो इतनी, इनकी नजर में इडियट कैसे हो सकती है, इतनी अंधभक्त कैसे हो सकती है, और हमारा खानदान जो ऊंचे सिंहासन पर बैठने के लिए ही बना है और पैदा हुआ है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां सब एक के बाद एक आती जा रही हैं और वही नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी का, तो हमारे प्रति जनता जो है वो इस तरह का विमुखता क्यों दिखा रही है, नाराजगी क्यों दिखा रही है? तो आत्ममंथन तो करना नहीं है, गिरेबान में जिसको कहते हैं झांकना नहीं है, दूसरों में दोष निकालने हैं, और जिनको जनता चुन रही है वो काम ना करने पाए, राष्ट्र हित के विधेयक पारित ना कराने पाए, रख ना पाए, और जो देश के सामने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, समस्याएं हैं, उन पर एक सार्थक बहस चर्चा ना होने पाए सदन में, इसका पूरा बंदोबस्त करते हैं। इसके अलावा एक चीज और दिखाई देती है जिसका जिक्र एक बार प्रधानमंत्री ने भी किया था, ये इनसिक्योरिटी से ग्रस्त, इनको लगता है कि विपक्षी दीर्घाओं में से भी अगर किसी ने बहुत बढ़िया और यादगार और तैयारी के साथ भाषण दे दिया तो फिर मैं कैसा लीडर ऑफ अपोजिशन, मीडिया में तो मुझे छाए रहना चाहिए, मीडिया में तो मेरे भाषण की चर्चा होनी चाहिए। अब भाषण नहीं देना आता, तैयारी करनी नहीं आती है, तो फिर रायता ही बिखेरेंगे और क्या करेंगे, वही हो रहा है। सर ये जो सेट पैटर्न है कि जब इम्पोर्टेंट प्रस्ताव या बिल आने वाले हैं संसद में, उस दौरान राहुल गांधी जिस तरह से पूरे मामले को डिरेल कर देते हैं, क्या आपको लगता है कि फिर से वो जो 20 दिन लापता रहे थे, कहाँ विदेश गए थे, वहीं से कोई टूल किट लेकर आए? तभी तो आप सोचिए ना, आते ही पहुंच गए थे पीएम आवास के बाहर, क्या करवाना चाहते थे वहां पर, क्या रायता फैलाना चाहते थे, क्या मंशा थी जब उन्होंने लोगों से कहा था कि जो जो देशभक्त है वो यहाँ आ जाए, मैं पीएम आवास के बाहर बैठा हूं। जो 2.5 घंटे वहां तमाशा चला था सर, वो भी तो कहीं से इनको सिखा पढ़ाकर भेजा गया होगा ना, कोई ना कोई टूल किट तो था जिसको ये आगे कैरी कर रहे हैं। अब इनके टारगेट पर अमित शाह है। सरप्राइज देने का एलिमेंट केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास थोड़ा है, राहुल गांधी के पास भी है। तो इस बार प्रधानमंत्री आवास के चौखट तक पहुंच गए कांग्रेसियों को लेकर के। अब इससे उनको क्या लेना देना है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट पैदा हो गया उससे? अगर इनके बीच कोई बॉम्बर होता, घुस जाता वहां पर, तो पूरी दुनिया में क्या होता और खुद इनका क्या होता? और ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से कोई पहली बार थोड़ा खिलवाड़ किया है इन्होंने। जनवरी 5, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले फिरोजपुर रैली को संबोधित करने जा रहे थे, और याद करिए रास्ते में जब चरणजीत चन्नी की सरकार थी, वहां पर अमरिंदर सिंह हटाए जा चुके थे, तो भटिंडा से वो फिरोजपुर के रास्ते में थे, पहले हुसैनी वाला जा रहे थे सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और रास्ते में इनका काफिला रोक दिया गया। पाकिस्तान की सरहद से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर वो 15 मिनट 17 मिनट तक खड़े रहे, क्योंकि तथाकथित किसानों ने आकर के रोड को जाम कर दिया था। तो किसकी सरकार थी वहां पर? और क्या इनको पता नहीं था कि प्रधानमंत्री हुसैनी वाला बॉर्डर जा रहे हैं, उसके बाद वो फिरोजपुर रैली को संबोधित करेंगे? तो प्रधानमंत्री के साथ पहली बार सुरक्षा का खिलवाड़ कर रहे हैं।
वो जो 13 महीने का यहाँ आंदोलन कराया गया था, जिसमें हजारों और कई बार तो लाखों की भीड़ जुटी थी तीनों बॉर्डर पर, वो जो लाल किला तक ट्रैक्टर दौड़ाए गए थे और लाल किले की प्राचीर पर कब्जा करके वहां एक धार्मिक ध्वज फहराया गया था, वो जो आईटीओ मर में बेतहाशा ट्रैक्टर दौड़ाया जा रहा था, जिसमें वो खुद ही पलट गया उसकी मूर्खता की वजह से और उसके नीचे दब करके वो मर गया। और राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और कई लोगों ने जो है वो ट्वीट रीट्वीट किए कि पुलिस की गोली से एक किसान मारा गया। क्या था वो? आग लगाने की ही तो साजिश थी, सरकार को बदनाम ही करने की साजिश तो थी। और ये बार बार कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से आंदोलनकारी हिंसक हो जाएं, पुलिस फायरिंग कर दे और ये फिर उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं और मोदी सरकार को किसी तरीके से बदनाम करें। पहले कोशिश करी कि शाहीन बाग में बैठाओ, 1-2 दिन, 2-4 दिन नहीं, पूरे 100 दिन से भी ज्यादा। और अगर कोविड काल शुरू ना होता तो ये शाहीन बाग से हटते ही नहीं, हिंसा करवा देते। और बाद में हिंसा करवाई सीएए को लेकर के, दिल्ली में दंगे फसाद करवाए गए, अंकित शर्मा को मारा गया जो रो के अधिकारी थे। क्या था ये सब? खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस से, प्रशासन से, हरियाणा सरकार से कई बार टकराव हुए, कई बार वहां आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहां भी कोशिश यही थी कि एक केस बन जाए, फायरिंग हो जाए तो 10-5 किसान मारे जाएं और उसके बाद देखो किसानों के खिलाफ इस सरकार की नीति क्या है। तो ये हर बार ये चल रहा है। लेकिन मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी को हम और आप, बहुत सारे उनके समर्थक भी गालियां देते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि साजिश एक्चुअल में क्या रची जाती है बार बार, और इनका कुल मिलाकर के षड्यंत्र क्या है और विदेशी ताकतों का भी षड्यंत्र क्या है। ये ढाका बनाना चाहते हैं दिल्ली को, ये वैसा ही हस्र करना चाहते हैं जैसा शेख हसीना का हुआ कि किसी तरह फायरिंग हो जाए, उसके बाद उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए। और चूंकि जनता तो अब इनको चुन नहीं रही है, बार बार ठुकरा चुकी है, तो बस नीति ये है, साजिश ये है कि फायरिंग हो, उसके बाद देश भर में लोगों को सड़कों पर उतारा जाए। सब तैयार बैठे हैं, सब भीतर से जले भुने बैठे हैं, क्योंकि अमित शाह घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरहदों एलएसी एलओसी के पास 15-15 किलोमीटर तक जितने अवैध निर्माण हैं उनको गिरवा रहे हैं। इसके अलावा जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जी। जो पिछले 10-12-15 साल में सक्रिय हुई हैं और जिन्होंने खास तौर से सीमाई प्रांतों में ये आपकी दरगाह, मजारें, आपकी ये मस्जिदें, अवैध मस्जिदें, मदरसे, ये सब खड़े करवा दिए हैं। अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनको गिरा रही है। जो इनकी नाफरमानियां चलती थी पश्चिम बंगाल में, चूंकि अब ममता बनर्जी हटा दी गई हैं और वहां पर सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार रूल कर रही है, तो वहां भी अब ये सब जितना भी अवैध निर्माण था बुलडोजर लगा करके गिरवाया जा रहा है। तो ये सब जो मैंने शब्द का प्रयोग किया, जले भुने बैठे हैं और मौके की तलाश में। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जले भुने बैठे। और इन्होंने तो जंतर मंतर पर भी खेल खेलने की कोशिश की ना। वो जो 2873 आपराधिक छवि वाले या आपराधिक बैकग्राउंड वाले क्रिमिनल्स पहुंचे हुए थे, वो कौन थे? अब उन्हीं को बचाने के लिए तो छाती पीट रहे हैं। पैलेट गन की जगह इन्होंने कहा कि गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया। सर गोलियां चली कहाँ?
आदेश कहाँ हुआ? तो ये पैलेट गन को गोलियां बता रहे थे, तो क्या करना चाहते थे सर? इनकी इच्छा तो ये थी ना, वहां गोलियां चलती, 2-4 मर जाते, तो ये यही सारा ड्रामा करते। वो वहां पर हुआ नहीं, तो कुंठा तो ये है कि जिस काम के लिए गए थे विदेश, जहां से पाठ पढ़ाकर इनको भेजा गया, वो कर तो पा ही नहीं रहे ना, हो ही नहीं रहा है। और अब तो बोलती बंद कर दी इस बार इनकी, अब तो बोल ही नहीं पाएंगे जब तक माफी नहीं मांगेंगे। कल दोपहर में मैंने अपने चैनल पर एक प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम में यही बताया है कि जंतर मंतर गजवाए हिंद का इस्लामिक स्टेट की तरफ कदम बढ़ाने का पहला परीक्षण था, जो पूरी तरीके से सफल रहा है। और ये बात मैंने क्यों कही है, ये उस प्रोग्राम में डिटेल है, जैसे यहाँ भी खुलासा कर देता हूँ। उसमें खास तौर से ये बात कही है कि जुनेद भाई को, गोल टोपी वाले को ही 35-36 दिन तक का ठेका क्यों दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, प्रायोजक कौन है, फंडर कौन है, कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने जुनेद को वहां खड़ा किया। और वीडियो बनवाए गए कि रात को ये प्रदर्शनकारी तो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और एक गोल टोपी वाला ही आदमी जो हाथ से झलने वाला पंखा है वो लिए खड़ा है, उनके ऊपर मक्खियां मच्छर उड़ा रहा है। ये इस्लाम का प्रचार प्रसार कौन करवा रहा था जंतर मंतर पर? वीडियो बना करके उनको वायरल क्यों करवा रहा था? और जुनेद भाई उनकी बिरयानी और तमाम 3 नहीं 5 टाइम की सप्लाई और ट्रक भर भर करके वहां पर खाना आ रहा था। और वो खाना खाने वाली युवतियां, नई उम्र की युवतियां, किस किस तरह की गालियां निकाल रही थी वो खाना खाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यही तो चाहते हैं ये इस्लामिक ताकतें, यही दिन की बाट जो रहे थे, जो जंतर मंतर पर उन्होंने करवा लिया अल्टीमेटली। वो चाहते क्या हैं? जो अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते, जो सनातन को, आरएसएस को, बीजेपी को, राम मंदिर को, हमारे आराध्यों को गालियां बकते हैं और कहने को हैं हिंदू परिवारों से, उनको वो अपने साथ अपने बगल में लेना चाहते थे, ले लिया उन्होंने। अब ये तो एक उदाहरण मात्र है और एक जगह मात्र है। पूरे देश में इसी मानसिकता के बहुत सारे हिंदू हैं जो सनातन को गाली देते हैं, जो मोदी को गाली देते हैं, जो बीजेपी को, आरएसएस को गाली देते हैं। तो उनका जो मेन एम है वो तो जंतर मंतर से उन्होंने पूरा कर लिया है। ये प्रयोग था जो सफल रहा है। वो योगी बाबा और तमाम कांवड़ यात्रा में सवाल उठे थे ना कि थूक जिहाद चलाया जा रहा है, तो उन्होंने जंतर मंतर पर सबको खिला करके दिखा दिया 35-36 दिन तक कि तुम तो हमारे खिलाफ थूक जिहाद की बात कर रहे थे, और यहाँ देखो, यहाँ लाइन लगा करके तीनों टाइम भीड़ बढ़ जाती है और हमारा दिया हुआ खाना खा रही है आराम से। तो तुम्हारा ये नैरेटिव तो हमने उसकी हवा निकाल दी। तो ये कितना खतरनाक खेल खेला गया है जंतर मंतर पर, ये लोगों को समझने में अभी समय लगेगा। और सर, ये जो जुनेद भाई है, अब इससे पूछा जा रहा है, जांच एजेंसियां तो जानना चाहेंगी ना कि भाई तुम्हारी फंडिंग कहाँ से हुई, तुम्हें इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम 36 दिन तक 5-5 बार का खाना भिजवा रहे थे। तो उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। उसके पीछे पूरा का पूरा वो जो कॉकरोच आंदोलन है, उसने तो एक तरह से उनको छोड़ ही दिया है कॉकरोचों ने, लेकिन पूरी की पूरी बाकी जमातें सामने आ गई हैं। वो इन्हीं की पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का इमरान मसूद जो कह रहा था, अरे उसको क्यों पकड़ रहे हो भाई, वो तो चैरिटी कर रहा था, वो तो भाईचारा दिखा रहा था। सर, भाईचारे के लिए पैसा कहां से आ रहा था, ये तो पता करना जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है या नहीं? वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वो कह रहा है कि मुझे पुलिस सता रही है, मेरे परिवार को सता रही है। मतलब अगर ये पूछा जा रहा है कि रोजाना तू 10-15 लाख रुपया जो खर्च कर रहा था भोजन पे, 36 दिन तक तूने अगर 10-10 लाख रुपया भी खर्च किया है, तो ये इतना करोड़ों रुपया कहाँ से आया है भैया? तेरे पास आय का स्रोत क्या है? और तू इतना बड़ा हृदय लेकर के यहाँ जंतर मंतर पर दरियादिली क्यों दिखा रहा था? अगर पुलिस और जांच एजेंसियां इंट्रोगेशन कर रही हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर के क्यों गुहार लगा रहे हो
त्राहिमाम कर रहे हो कि मुझे बचाओ। जांच एजेंसियों का जो काम है वो उनको करने दो ना। अब सच्चाई बयान करो, उनसे बताओ आका कौन है, कहाँ कहाँ से फंड आ रहा था। ये जो कनाडा से ऑर्डर किए जा रहे थे खाने के, कतर से किए जा रहे थे, कई देशों से ऑर्डर आते थे और ट्रक भर भर करके वो पहुंच जाते थे। और ट्रक वालों को भी, सप्लाई करने वालों को भी कुछ बड़े वकीलों के नंबर दिए गए थे कि अगर कोई रोके टोके या कोई दिक्कत आए तो इन वकीलों से कांटेक्ट करो आप। सोचिए, तो ये कोई छोटा मोटा षड्यंत्र थोड़ा था, ये पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था। पर सर, ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि राहुल गांधी को बड़ी चिंता थी युवाओं की, जिनके नाम पर अब वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में है। तो ये सीधे सीधे जंतर मंतर जाकर क्यों नहीं बैठ गए? अलग से एक और जंतर मंतर बनाने की कोशिश क्यों की? इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि अभिजीत दीप के किसका मोहरा है, किसने अमेरिका से बुला करके इसको यहाँ बैठाया है, स्थापित किया है, और सोनम वांगचुक को किसने बुलाया है पता है। तो वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्थापित मोहरों के साथ थोड़ा आकर के बैठेंगे। लेकिन सर, एक नेता प्रतिपक्ष है, अगर उसकी बोलती बंद कर दी जाए और उसी की कही हुई बात सच साबित हो जाए कि मुझे बोलने नहीं देते, ले तू मत ही बोल अब, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है ना। ऐसा तो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक नेता प्रतिपक्ष को ये कह दे जाए ठीक है तुम मत बोलो, और वो चुप बैठा और उसके सामने बिल पास हो रहे हैं। अब तो सारे बिल लगता है ये माफी नहीं मांगेंगे तो बाकी के जितने बड़े बड़े बिल हैं, एफसीआरए का बिल है सर, तो ये सारे तो पास होते चले जाएंगे, ये तो बोल ही नहीं पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के पद को, उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा को, उसके स्टेटस को लेकर के आप और हम चिंतित हैं, वो नहीं। उनका परिवार नहीं, उनकी पार्टी नहीं, उनके साथ जो खड़े हैं वो भी नहीं। वरना नेता प्रतिपक्ष देखने में लगना चाहिए कि हाँ ये नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी का पहनावा ढीली ढाली सी, नीचे वो पजामा है या क्या है मैं नहीं जानता, क्या नाम दें उसको, ट्राउजर है, क्या चीज है, और ऊपर एक ही तरह की टी शर्ट, युवा दिखने के लिए, जैन जी में मैसेज देने के लिए कि मैं भी तो तुम्हारे बीच का ही हूं। क्योंकि ये शुरू से यही राग अलाप रहे हैं और कांग्रेस भी शुरू से यही प्रचार कर रही है। मोतीलाल वोरा अब दुनिया में नहीं है, मेरे उनसे थोड़े ठीक ठाक रिश्ते हुआ करते थे क्योंकि मैं बरसों तक कांग्रेस पार्टी कवर की, एआईसीसी में कई साल तक कवर करता था। तो उस समय जनार्दन द्विवेदी, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा, इन लोगों से लगभग रोजाना का उठना बैठना होता था। जयपाल रेड्डी उस समय प्रवक्ता हुआ करते थे और उसके पैनल में फिर ये आनंद शर्मा और ये मनीष तिवारी वगैरह सब हुआ करते थे। तो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बात किया करते थे। राहुल गांधी आए थे उस समय राजनीति में और पहला चुनाव लड़ा था इन्होंने अमेठी से। तो मैं मोतीलाल वोरा के यहाँ बैठा हुआ था, तो जाते ही वो पूछा करते थे कि नींबू की चाय लोगे या सादी लोगे, दूध वाली लोगे। मैंने कहा जी जैसी आप पिला देंगे। फिर बात होने लगी तो कहने लगे कि युवाओं की आशा के एकमात्र केंद्र राहुल गांधी। तो इनकी ब्रांडिंग शुरू से ये की गई कि युवाओं की आशाओं के केंद्र हैं। लेकिन युवाओं पर अगर किसी का कोई जादू चल रहा है देश में तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो इनका कुल मिलाकर के थ्रस्ट, कुल मिलाकर के इनके फोकस में जिसको ये एड्रेस करना चाहते हैं, जिसके जरिए क्रांति करना चाहते हैं और जिसके जरिए मोहम्मद यूनुस की तरह ऊंचे पद पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हताशा निराशा में घिरा हुआ है ये परिवार। इसको लग रहा है कि देश की जनता तो चुन नहीं रही है, तो फिर रास्ता वही है जो नेपाल में हुआ, रास्ता वही है जो बांग्लादेश में हुआ और श्रीलंका में हुआ।
दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में ये ऐसा कर नहीं सकते। वो तो सारे पिद्दी से देश हैं। हिंदुस्तान तो 34 राज्यों से बना हुआ देश है और इतना विशाल देश है कि यहाँ पर किसी एक राज्य में कुछ करोगे तो बाकी जगहों से फोर्स आकर के ऐसी ठुकाई पिटाई करेगी कि नानी भी याद आ जाएगी। वहां तो कोई प्रदेश ही नहीं है, बांग्लादेश में कोई प्रदेश नहीं है, नेपाल में कोई प्रदेश नहीं, बस जिले हैं जी। तो ये बड़ी भारी गलतफहमी में है और ये गलतफहमी कब दूर होगी किसी को पता नहीं है। सर आगे आपको क्या रास्ता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो सेशन लंबा है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे बिल, इंपॉर्टेंट बिल पास होने हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो ये गतिरोध ऐसे बना रहेगा, क्योंकि इस बार जो तेवर सरकार के हैं वो बड़े तीखे हैं और सीधे सीधे लोकसभा अध्यक्ष ने भी कह दिया था माफी नहीं तो बात, या आप कोई बात नहीं कर सकते सदन में। तो क्या ये गतिरोध आपको कहीं खत्म होता दिखता है? आज शाम को अमित शाह से मिले हैं जाकर के किरण रिजिजू और कुछ दूसरे नेता। उनकी मीटिंग हुई है। अभी हमने और आपने सदन में अमित शाह की उस तरह की सक्रिय उपस्थिति और भागीदारी नहीं देखी है जिस तरह की उनकी आमतौर पर संसद सत्र में रहती है। या तो ये है कि अभी उन बिलों की वो तैयारी करने में लगे हुए हैं जो एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा पेश करते हैं मोदी जी और अमित शाह, तो ठोक बजा करके, और केवल उन बिलों की तैयारी नहीं, बिल तो तैयार ही हैं, जो समर्थन करने वाले हैं, जो वोटिंग के समय अनुपस्थित रहने वाले हैं या चुपचाप बैठने वाले हैं, उनको टोहो करके और ठोक बजा करके सुनिश्चित किया जा रहा है और उसके बाद अमित शाह दिखाई देंगे। लेकिन जो इस समय ये चल रहा है तो उनको लगता है कि मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या है, बाकी लोग तो हैं ही, वो संभाल लेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार संभाल लिया गया है। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि हर संसद सत्र के शुरू के 10 दिन तो इनको डिस्ट्रॉय ही करने होते हैं। ये प्लान बना करके आते हैं, कभी हिंडनबर्ग, कभी पेगासस, कभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, कभी अडानी का मसला, कभी मणिपुर का मसला, कभी कुछ, ये हमेशा लेकर के आते हैं और पार्लियामेंट को पलीता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी आदत बन चुकी है। काले कपड़े पहनेंगे, बड़े बड़े पोस्टर बैनर छपवाएंगे, बाहर खड़े होकर के रील बनवाएंगे। तो ये एक तौर तरीका हो गया है और इसी की पहचान इनकी बन भी गई है। ये सकारात्मकता से जोड़ करके इस पूरे नेक्सस को नहीं देखा जा रहा है। ये हमेशा दाएं बाएं करके फौजों के खिलाफ बोलेंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे। एक अविश्वास, आपने सुना नहीं है योगेंद्र यादव ने क्या कहा कि फैसले अब संसद से नहीं होंगे, सड़कों से होंगे। तो यह नक्सलाइट विचारधारा है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि जैसे काठमांडू में और जैसे ढाका में सड़क से फैसला हुआ है वैसे ही ये नई दिल्ली का भी फैसला कर सकते हैं। सर सड़क पर तो सिर्फ धरने प्रदर्शन ही हो सकते हैं, तो राहुल गांधी अगर सड़क पर ही बैठना चाहते हैं तो किसी कोने में ढूंढ ले, वहीं पे बैठकर अपनी बात रखे, क्योंकि संसद में बात करने के लिए जो गरिमा चाहिए, जो मर्यादा चाहिए, वो तो उनके पास है नहीं। वहां पर तो अनाप शनाप बोलकर वो पूरे मुद्दे को डिरेल कर देते हैं। आज तो सर एक ऐसा वीडियो भी सामने है जहां पर माइक ऑन था, वो बोल रहे थे कि मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरा माइक ऑफ है। फिर उनके किसी, मेरे ख्याल से केसी वेणुगोपाल ने आकर कहा माइक के लिए, तो उन्होंने माइक को ऑफ किया, तब पता चला कि वो खुद ऑफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं। फिर उन्होंने खुद ऑन किया और उनको ये पता नहीं था कि कैमरा उस वक्त संसद का उनके ऊपर है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप सोचिए किस तरह का झूठ वो बोलते हैं। और इस बार भी उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने देखा खुद कि अमित शाह ने ऑर्डर दिया कि वो गन चलाएं। सर कौन से गन चलाएं अभी तक नहीं बता पाए वो। तो अब देखते हैं बाकी बचे सत्र में वो क्या गुल खिलाते हैं, माफी मांगते हैं या नहीं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अमित शाह के साथ किरण रिजिजू की मुलाकात हुई है और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है,
तो अब देखते हैं क्या क्या संभाला है और किस तरह से संभाला है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को संभालना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है सर। बेलगाम हुए चले जा रहे हैं। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।